दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आप जो भी नियम देखते हैं ना बैंक में, डिपॉजिट से लेकर सेविंग्स अकाउंट से लेकर करेंट अकाउंट से लेकर या क्रेडिट कार्ड से लेकर, वो आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं और ये ग्राहकों के हित में देखकर ही नियम को ही बनाती है। ये भी देखते रहती है कि बैंक के पास क्षमता है या फिर नहीं है। तो अगर कोई बैंक इनका नियम का अनुपालन नहीं करता है तो आरबीआई देखते होंगे कि पेनल्टी भी लगाती है, बैंकों के ऊपर पेनल्टी भी लगाती है, या उसका लाइसेंस भी रद्द कर देती है, या फिर कोई काम जैसे सेविंग्स अकाउंट खोलने से मना कर देती है, यानी प्रतिबंध उस पर लगा देती है। तो देखा जाए तो आरबीआई जो है बहुत ही सख्त है। आरबीआई का दो ऐसे नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, खासतौर पर उनके लिए जो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन किए हुए हैं। अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन किए हुए हैं और आपने उसमें डिपॉजिट कर रखा है तो वो अब आरबीआई के पास चला जाएगा। और कैसे चला जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 को ये निकाली गई थी और इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 दिसंबर 2024 को भी एक नोटिफिकेशन आरबीआई जारी करती है। देखिए, यहां पर 1 जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन को हाईलाइट किया गया है और उस नोटिफिकेशन को बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आरबीआई ये नोटिफिकेशन में क्या कहती है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। देखिए, होता क्या है कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक बैंक अकाउंट ओपन किए हुए हैं। कोई बैंक अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा करने के लिए वो यूज करते हैं, कोई बैंक में वो डिपॉजिट करने के लिए यानी कि पैसे रखने के लिए, तो कोई बैंक में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए वो अकाउंट ओपन करते हैं। यानी आप अपने जरूरत के हिसाब से आप बेहतर समझते होंगे कि आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट आखिर खोला है तो क्यों खोला है। अब ऐसे में आरबीआई ये कहती है कि कोई भी बैंक में अगर पैसा पड़ा हुआ है और 10 साल तक वो नहीं निकाला जाता है तो वो पैसा आप मुझे दे दो। मुझे दे दो कहने का मतलब आरबीआई क्या करी है कि एक फंड लाई है जिसे कहा जाता है डीईए फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड लाया गया है। अब जो बैंकों के पास पैसा रहता था आपका, वो बैंकों के पास ना रहकर सीधे आरबीआई को बैंक भेज देगी। जैसे आपने एक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, एक नहीं 2 अकाउंट ओपन किया, ठीक है, मानकर चलते हैं आपके पास 2 अकाउंट है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 2 अकाउंट है जिसमें एक अकाउंट में आपने एफडी कर दिया, जो 5 लाख या फिर 7 लाख या फिर 8 लाख जितना भी आपने एफडी कर दिया, चलो आपने कर दिया। दूसरा बैंक अकाउंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पैसा आता है जाता है, यानी ट्रांजैक्शन पर्पज से या फिर कोई अलग पर्पज से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर एफडी वाला में आप मान लो कि 7 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए आपने एफडी करा लिया। अब आप इस बैंक अकाउंट को टोकने नहीं जाते हो, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो और दूसरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो होगा क्या कि ये आपका अकाउंट जो होगा ना, जो एफडी वाला अकाउंट होगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप तो सोचोगे कि मैं 8 साल या फिर 10 साल के लिए एफडी कर दिया हूं तो 10 साल बाद ही मैं वहां पर पैसे निकालने जाऊंगा डायरेक्ट, लेकिन आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भूल जाते हैं कि उसमें भी ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। अब ऐसे में आप एक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये अकाउंट आपका चालू रहता है और एफडी वाला अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। अगर आपको विशेष ध्यान नहीं होता है या किसी कारणवश अगर आप 10 साल तक पैसे नहीं निकाल पाते हो, जैसे आपने एफडी कर दिया और 10 साल में फिर अगले 1 महीना देखा जाएगा, अगर आप अपना पैसा नहीं निकालते हो तो ये पहले बैंकों के पास रहता था, आप जाते थे अकाउंट को चालू करके उसके बाद बैंक से वो पैसा ले लेते थे। लेकिन अब ये बैंक क्या करेगी, डीईए फंड में ट्रांसफर कर देगी। जो डीईए फंड क्या है, तो आरबीआई का एक स्कीम है, फंड स्कीम है, जो कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड इसे कहा जाता है, तो उसमें ये ट्रांसफर कर देगी। देखिए, अभी तक आपको लगता होगा कि मैं ये 10 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए जो एफडी करूंगा इसे भूलूंगा ही नहीं और जाकर निकाल लूंगा। चलो अच्छी बातें हैं, आपको याद रहेगा, आप निकाल लोगे। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो नहीं निकाल पाते हैं, और ऐसे में कौन सा व्यक्ति है वो बता देता हूं। जैसे यहां पर डीईए फंड के बारे में डिटेल में बताई गई है। डीईए फंड में देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो सेविंग्स बैंक अकाउंट डिपॉजिट है ना, वो आपका पैसा डीईए फंड में चला जाएगा। टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट ये भी डीईए फंड में चला जाएगा। करंट डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट ये भी डीईए फंड में चला जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की पैसे अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ है और 10 साल तक आप उसका निकासी नहीं करते हो तो वो डीईए फंड में चला जाएगा, जो कि पहले बैंकों के पास ही रहता था, लेकिन अब इसे आरबीआई के डीईए फंड में चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं 10 साल से पहले क्लेम कर लूंगा, चलो ठीक है, इस बात को मानता हूं, लेकिन आप जरा सोचिए कि किसी ने कोई बैंक में किसी ने अकाउंट
ओपन किया। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, लोग पैसे कमाने के लिए तो कहीं भी चले जाते हैं, तो उस बैंक में उन्होंने 7 लाख या फिर 8 लाख रुपया, सपोज करते हैं, मानकर चलते हैं भाई कि 7 या फिर 8 लाख रुपया उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, रख दिया। अब वो कमाने के लिए बाहर चले गए, यानी इंडिया से बाहर चले गए, तो वो हो गए एनआरआई। एनआरआई यानी कि वहां का आईडी वगैरह बन गया और वहीं वो ठीक ठाक पैसे कमाकर रहने लगे। अच्छा, उनके दिमाग में कभी कभी ये बात जरूर आता है कि इंडिया में मैंने एक बैंक अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपया रख रखा है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो उस बैंक में मेरा सेफ है और जब चाहूंगा मैं उस पैसे को निकाल लूंगा। अब जब भी वो बाहर से घर पे आती हैं तो आपको मालूम होगा कि जो लंबे समय से घर से बाहर होती हैं, वो घर पे आने के बाद अपनों से मिलती हैं, घर परिवार के साथ समय व्यतीत करती हैं, तो उनको ध्यान में ये नहीं आता कि मुझे बैंक से पैसे निकालना है। और ऐसे करते करते 10 साल गुजर जाती हैं। जब 10 साल गुजर जाती हैं, उसके बाद जब वो इंडिया आती हैं तो उनको ध्यान में आता है कि पैसे मैंने इस बैंक में रखा था। जब वो निकालने जाती हैं तो बैंक वाला कहता है कि देखो भाई, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट चालू नहीं है। उसका कारण है आपने केवाईसी समय से नहीं किया, उसका कारण है आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी डीईए फंड में वो बैंक जो है पैसा भेज दी। तो एक तो ये वजह हो जाती है कि आपका केवाईसी नहीं हो पाता, जिसके कारण जब तक आप उसको केवाईसी करवाते हो तब तक 10 साल से ऊपर हो जाता है और आपका डीईए फंड में चला जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप एनआरआई हो जाते हो तो एनआरआई वाला में केवाईसी की दिक्कत आती है। अच्छा, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट एक और तरीका से हो सकता है। जैसे होता क्या है कि अकाउंट किसी ने ओपन कर लिया, ठीक है, अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट भी कर लिया, अगर वो इस दुनिया में नहीं है और उनके नॉमिनी में भी कोई नहीं है, नामिती में भी कोई नहीं है, और 10 साल तक वो पैसे नहीं निकाले जाते हैं, या आपको पता नहीं चलता कि भाई मेरे दादा या परदादा या फिर जो भी थे ना, वो इस बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए थे, आपको नहीं पता चलता है समय रहने तक, तो वैसे पैसे जो 10 साल हो जाएंगे उसका, तो उसके बाद डीईए फंड में चला जाएगा। और आपको जब पता चलेगा 10 साल बाद कि मेरे दादाजी इस बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपया या फिर 8 लाख रुपया रखे हुए थे, तो उसके बाद जब आप निकालने जाओगे तो बैंक वाले कहेंगे कि डीईए फंड में आपका पैसा, जो आरबीआई का डीईए फंड है, उसमें चला गया। अब आपको एक अलग प्रक्रिया करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रक्रिया तो यह है कि आप अपने अकाउंट को चालू करोगे या फिर बैंक को यह प्रूफ दोगे कि मैं दादा का पोता हूं, ठीक है, इस तरह के परिवार वाले हूं, इस तरह के आप प्रूफ दोगे। दूसरा प्रूफ आपको यह भी देना होगा कि जो डिपॉजिट आपने किया था, यानी उनके द्वारा जो किया गया, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। और डीईए फंड के लिए जो पैसे गए हैं उसमें, तो उसमें से वापस लेने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी भी प्रकार की डिपॉजिट हो, यहां पर क्लियर कह दिया गया है कि अगर 10 साल तक वो क्लेम नहीं होता है तो अब बैंक के पास वो पैसा नहीं रहेगी, अब वो चली जाएगी आरबीआई के पास, यानी डीईए फंड में चला जाएगा। अब किसी का कारण हो सकता है, विभिन्न कारण हो सकते हैं जो 10 साल तक डिपॉजिट अनक्लेम्ड हो सकती हैं। अच्छा, एक और अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको मालूम होगा कि सरकार जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करती है उन लोगों के लिए जो डीबीटी के तहत पैसा लेना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट के तर्ज पर अभी सरकार पैसे देती है, चाहे वो बात करे किसी योजना का, यानी पीएम किसान योजना की बात करे, या फिर छात्रवृत्ति के बारे में बात करे, या फिर गैस की सब्सिडी बात करे, या फिर अलग प्रकार के सरकार की तरफ से जो भी पैसे दिए जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से बेनिफिशियरी के सीधे बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। तो सरकार की तरफ से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी भी बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं जिसमें लिंक होता है। आपको मालूम होगा कि गरीबों को देखते हुए जो गांव में लोग रहते हैं, और ज्यादातर जो गरीब होते हैं उनके पास बैंक अकाउंट होता नहीं है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में पैसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, यानी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी रखोगे तो मेंटेनेंस के नाम पर कोई बैंक आपसे चार्ज नहीं लेगी। तो सरकार की तरफ से जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर दिया गया, जो कि जनधन खाता, आप जानते होंगे जनधन खाता के बारे में, वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब सरकार जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर कर रही है कि हमारे द्वारा पैसा आपके इस बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा और फिर इस बैंक अकाउंट से आप आराम से पैसे लेन देन कर सकते हो, किसी भी प्रकार की चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अब वृद्धा पेंशन भी आता है, तो वृद्धा पेंशन में क्या होता है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो भी वृद्धा पेंशन, यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए जो पेंशन होता है वो मानकर चलते हैं कि 1000 रुपया उनको मिलता है, तो वो भी इस तरह के अकाउंट खुलवा लेते हैं और जो भी पेंशन वाले पैसे हैं उनको इस अकाउंट में मिलता रहता है। अच्छा, जिनके
जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि समय समय से बैंक से पैसे निकालते चले जाते हैं, ट्रांजैक्शन होते चला जाता है। लेकिन जिनके पास खूब सारा पैसा है वो भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लिए और सरकार की तरफ से जो पैसे उनको प्राप्त होता है वो सोचते हैं कि हमारे इसी बैंक अकाउंट में रहने देते हैं और दूसरे बैंक अकाउंट पे जो है वहां से हम लोग खर्च करेंगे और एक ही बार यहां से पैसे निकालेंगे। अब ऐसे करते करते उनका पैसा इसमें डिपॉजिट होता चला गया और वो जो है इस दुनिया से चल दिए। अब चलने के बाद होगा क्या कि इसमें उनका जो भी डिपॉजिट रहेगा 10 साल तक अगर क्लेम नहीं होगा तो ये भी पैसा कहां चला जाएगा, आरबीआई के डीईएफ फंड में चला जाएगा, आरबीआई के डीईएफ फंड में चला जाएगा। अब जब भी कोई क्लेम करने जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया कितना बड़ा होगा। तो आरबीआई का इस नोटिफिकेशन से आपको ये बात तो समझ में आ गया कि किसी कारण आपने 10 साल तक अपने डिपॉजिट, चाहे किसी भी तरह के डिपॉजिट अमाउंट हो, नहीं निकालते हो तो वो अब बैंक के पास ना रहकर आरबीआई के डीईएफ फंड में चला जाएगा। ठीक है, डीईएफ फंड में चला जाएगा। अब जब डीईएफ फंड में चला जाएगा आप दावेदारी लेने जाते हो बैंक के पास, बैंक कहेगी कि ये पैसा मेरे पास नहीं है, आरबीआई को मैंने भेज दिया डीईएफ फंड में। तो इसमें अब क्या प्रक्रिया होगा, तो इसमें ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि हर बैंकों का अलग फॉर्म आपको दिखेगा। यहां पर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा जो कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। एक और बात देखिए, सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करते हैं उसका अकाउंट नंबर अलग होता है, ठीक है, और अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर अलग होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जब एक से अधिक बैंक अकाउंट खोले रहते हैं तो जाहिर सी बात है, मेरे पास भी एक से अधिक बैंक अकाउंट है और 2 साल तक काफ़ी सारे बैंक अकाउंट पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरा वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है। अब मुझे फिर से चालू करना है तो केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आप सीधा से समझिए कि आप डीईएफ फंड से पैसे तभी प्राप्त कर सकते हो जब आपके पास फुल प्रूफ हो, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट या फिर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं बैंक के द्वारा वो सब डिटेल आपके पास हो। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके कारण बताकर डीईएफ फंड से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहना आसान है, कहना दोस्तों कि कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। आप ये सोचते हो कि ये फॉर्म फिलअप करके दे देंगे 5 दिन में मेरा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी अलग से प्रोसेस है जिसके बारे में आपको वहां जाकर पता चल जाएगा। बैंक में जब जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इतना आसान भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि बैंक की जो प्रोसेस होती है वो एक हो जाती है ना, एक बैंक की प्रोसेस हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर बैंक रिक्वेस्ट करेगी आरबीआई को, तो सबसे पहला वेरिफिकेशन तो आपका यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा। अब पहले ये होता था कि बैंक के पास पैसा होता था तो यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन करके वो पैसा आपको लौटा देती थी, लेकिन अब बैंक भी गलती नहीं ना कर सकती है, वो आरबीआई के पास चला गया। अब बैंक यहाँ पर फुल प्रूफ लेगी और देखेगी कि सब कुछ सही है, तभी वो आगे आरबीआई के डीईएफ फंड वाला पैसा वापस करने का, रिवर्स करने का, रिटर्न करने की रिक्वेस्ट देगी। और अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिसमैच होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया होता है वो कितने हैवी हो जाता है। आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव क्यों होता है, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव इसलिए होता है कि अगर आप 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, यानी कस्टमर जो है 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो उनका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। इसलिए आप अपने अकाउंट से क्रेडिट डेबिट वाला ट्रांजैक्शन करते रहिए। अच्छा, जो लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर अकाउंट में 5 लाख रुपया रख दिया है, अच्छा बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे उससे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो एक ट्रांजैक्शन तो हमारे बैंक अकाउंट में हो रहे हैं ना, तो इसका काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, रिसेंट में जो अभी 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जो दिया गया है इसके बारे में बात करें तो इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट देखा गया, फाइंड किया गया जो इनऑपरेटिव है थोड़े थोड़े बात के लिए, इनऑपरेटिव है थोड़े थोड़े बात के लिए, जैसे किसी का नाम गड़बड़ है तो बैंक को उसमें हेल्प करना चाहिए कि किस तरह से आप इसको कंफर्म करेंगे या फिर किस तरह से आप इसको सुधार सकते हैं। वो चीजें करके उसके बाद उनके जो बंद अकाउंट है, इनऑपरेटिव है, उसे ऑपरेटिव करिए। अगर केवाईसी की बात आती है तो आरबीआई ने यह भी कहा है कि देखो, पहले की प्रक्रिया था कि आपको बैंक विजिट करके केवाईसी करना पड़ेगा, लेकिन अभी आरबीआई ये मान रही है कि लोग अलग अलग रहते हैं, तो या तो आप वीडियो केवाईसी उनका करवा लो या ईमेल पर केवाईसी करवा लो। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उनका केवाईसी वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन कैसे करती हैं। आरबीआई ने ये तक कह दिया है कि जब कोई बैंक इनऑपरेटिव अकाउंट करती है और जब कोई वापस उसे चालू करने जाता है, एक्टिवेट करने जाता है, तो आपको उनसे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं लेना है। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव है 5 साल से 7 साल से, तो आपको इसको चालू करने के लिए बैंक को किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं लेनी है। अच्छा, आरबीआई ने एक और बात कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका अकाउंट इनऑपरेटिव है यानी चालू नहीं है और 5-6 साल या फिर 7 साल बाद वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराने आते हैं और देखा जाए तो उसमें नॉन मेंटेनेंस के रूप में चार्ज लगता है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया, यानी कि वो 10,000 रुपए मानकर चलो कि किसी को अगर मेंटेन करना है और वो मेंटेन नहीं करते हैं, उनका बैंक बैलेंस जीरो है। अब ऐसे में अगर वो अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराने आते हैं तो उनसे आपको ये नहीं कहना है कि आपने इतना दिन यानी 5 साल या फिर 6 साल जो नॉन मेंटेनेंस के रूप में जो चार्ज लगा वो आप मुझे दीजिए। वो चार्ज इनको देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया है कि भाई आपको किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं लेना है और उनका अकाउंट को चालू करना है। नॉन मेंटेनेंस के रूप में चार्ज नहीं लेना है या फिर चालू करने के नाम पर चार्ज नहीं लेना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यह भी कह दिया है कि देखो इंटरेस्ट जो है ना, यानी उनके खाते में अगर पैसे है तो उसमें आपको इंटरेस्ट जो बैंक का इंटरेस्ट जो बनता है ना, जो 3% या फिर जितने भी प्रतिशत के अनुसार से वो बैंक उनको क्रेडिट करते रहेगी अकाउंट में, चाहे वो अकाउंट चालू हो या फिर बंद हो, यानी इनऑपरेटिव अकाउंट हो या फिर ऑपरेटिव अकाउंट हो, उनको ये पैसा ट्रांसफर करना है, यानी इंटरेस्ट जो है देना ही है। और नए नोटिफिकेशन में आरबीआई ने ये कहा है ना, कस्टमर बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंक के परेशानियों से वो केवाईसी नहीं करने जाते हैं। जैसे आप जाते होंगे एसबीआई में या फिर कोई और सरकारी बैंक में आप जाते होंगे, तो आज आप गए वहां पर फॉर्म दे दिए, आपका केवाईसी नहीं हुआ, फिर आप 10 दिन बाद जाते हैं, फिर से बोला जाता है कि आप फिर से फॉर्म लाओ, फिर आप जाते हैं तो कहा जाता है कि फिर से फॉर्म लाइए, आपका अकाउंट चालू नहीं हुआ, या फिर ये मिसमैच है, ये मिसमैच है। तो ऐसे करके ना आप परेशान हो जाते हो, और परेशान होने के बाद आप कहते हो रहने दो, चालू नहीं करना, छोड़ दो भाई। कोई भी अपना काम देखेगा ना, काम छोड़ के बार बार तो नहीं जाएगा। तो इसलिए आरबीआई ने कहा है कि ऐसे आप ग्राहकों के साथ मत कीजिए। केवाईसी की जो प्रोसेस है, कस्टमर को आप सुविधा दीजिए जिससे से ज्यादा ऑपरेटिव अकाउंट हो, और साथ ही जो जिस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहे हैं ना, इस चीज पर भी बैंकों को विशेष ध्यान देना है, इस बात को आरबीआई ने कहा है। इसके साथ ही कोर बैंकिंग सिस्टम से वैसे अकाउंट को अलग करने की बात कही गई है जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिसीव होता है, या जीरो बैलेंस अकाउंट जो सरकार की तरफ से दिया जाता था, वो अकाउंट को भी यहां पर अलग करने की बात कही गई है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी बदलने वाला है। जनवरी 2025 से जो यहां पर शुरुआत था इसके करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो रिसेंट में जो नोटिफिकेशन लाई गई है उसमें अभी लिस्ट वगैरह जारी करने की बात कही गई है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिस पर बैंकों को ध्यान देने के लिए कहा गया है, और उसके बाद यहां पर जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट बचते हैं वो चले जाएंगे आरबीआई के पास। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आपके पास कितने सारे बैंक अकाउंट है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।